एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और वो भी कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कल पढ़ा था अपन ने ही। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इतना क्लियर है। आगे चले, इसमें लिखना राइबोसोम्स की खोज सर्वप्रथम पैलाडे ने वर्ष 1955 में की थी। कब हुई थी खोज इसकी, 1955 में। और किसके द्वारा की गई थी, पैलाडे के द्वारा। इसमें लिखना ये डमरू की आकृति के और लगभग गोलाकार कण होते हैं। डमरू की आकृति के व लगभग गोलाकार कण होते हैं और इनमें आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड इनमें आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। क्या बनता है इनमें, आरएनए बनता है और प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। इसी कारण इन्हें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनके लिए, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है। अब सभी प्रकार की जीवित कोशिकाएं, चाहे भले वे जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका हो, उन सभी में पाई जाती है संरचना कौन सी, राइबोसोम्स। और ये किससे जुड़ी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आरएनए तो उसका एक उत्पाद है, लेकिन ये अटैच किस में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आ रही है बात समझ में। तो इसमें लिखना यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और अंतः प्राद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं। ठीक है। अब तुम लोग याद करो, क्या कल अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बहुत कम मात्रा में राइबोसोम्स थे, लेकिन थे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स। ठीक है। तो अपने नोट्स में लिखना, इसके अतिरिक्त ये माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक एवं हरित लवक में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में भी पाए जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में केंद्रक में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो मुख्य स्थान इनका क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट बनाते चलो अपने दिमाग में। इनका जो मुख्य स्थान है वो क्या हो गया, दुर्गेश,
इनका जो मुख्य स्थान है वो क्या हो गया, अंतः प्राद्रव्य जालिका, जिसमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, अंतः प्राद्रव्य जालिका के अतिरिक्त ये कहां पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, हरित लवक में होंगे और केंद्रक में होंगे, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य क्या हो गया, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, आकार के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब इनका जो साइज होता है या इनका जो आकार होता है उसके आधार पर ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप्स हो गए भाई, एक हो गया 70S और एक हो गया आपका 80S। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट बनाकर लिखना 70S। क्या होता है ये 70S राइबोसोम, कोई बता सकता है? वेरी गुड, इसमें लिखना ये आकार में छोटे होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, आकार में छोटे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया आकार में छोटे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया की कोशिकाओं मतलब स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि 80S राइबोसोम कैसे होंगे, आकार में बड़े होंगे और विकसित पौधे व जंतु कोशिकाओं में पाए जाएंगे। इसके बाद पॉइंट बनाकर लिख लेना 80S, ये आकार में बड़े होते हैं और पादप कोशिका एवं विकसित जंतु कोशिका में पादप कोशिका व विकसित जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो भाई राइबोसोम्स कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, कौन कौन से, 70S और 80S। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आई ये चीजें? ठीक है, एक बार अपन रिवाइज करें। रुचि बताना बेटा, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, कहां पर मिलते हैं असाटी जी राइबोसोम्स, मुख्य स्थान कहां पर हो गया इनका, अंतः प्राद्रव्य जालिका। ठीक है, और इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में मिलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, 70S और 80S। 70S का आकार छोटा होगा और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और वही क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक एक ही चीज होती है। ठीक है, और इसके बाद 80S प्रकार के विकसित कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में मिलेंगे और विकसित जंतु कोशिकाओं में मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, प्रत्येक राइबोसोम दो गोलाकार सब यूनिट्स का बना होता है। प्रत्येक राइबोसोम दो गोलाकार सब यूनिट्स का बना होता है। क्या होती हैं ये, सब यूनिट्स। प्रत्येक राइबोसोम दो गोलाकार सब यूनिट्स का बना होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती हैं। ये दो जो सब यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से जुड़कर काय का निर्माण करती हैं, पूर्ण राइबोसोम। दोनों एक दूसरे से जुड़कर
पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती हैं। जैसे अगर आप राइबोसोम कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन से? 70S और 80S। इसमें लिखना जैसे 70S राइबोसोम, जैसे 70S राइबोसोम 50S व 20S की सब यूनिट्स, 50S व 20S की सब यूनिट्स का बना होता है। इसी प्रकार 80S राइबोसोम 60S व 40S की सब यूनिट्स का बना होता है। 60S व 40S की सब यूनिट्स का बना होता है। सॉरी 20S, 60S व 20S की सब यूनिट्स का बना होता है। ठीक है, अब यहीं पे से आपका कॉन्सेप्ट आता है किसका? पॉलीजोम्स का। काय का कॉन्सेप्ट है भाई ये? पॉलीजोम्स। देखो इतना तुमको पता चल गया होगा कि राइबोसोम्स में खासियत होती है कि वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये खासियत होती है राइबोसोम्स में कि नहीं? जब छोटी छोटी सी सब यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट का निर्माण कर रही हैं तो बड़ी यूनिट भी एक दूसरे से अटैच हो सकती हैं। तो पॉलीजोम्स क्या होता है इसके बारे में समझना। जब राइबोसोम्स, एक नहीं अपितु बहुत सारे राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इस संरचना को कहा जाता है क्या? पॉलीजोम्स। ठीक है, या फिर इसी को ही कहते हैं हम पॉली राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं भाई इसे? पॉलीजोम्स या फिर पॉली राइबोसोम्स। ये कुछ अलग नहीं होता। बहुत सारे राइबोसोम्स जब साथ में जुड़ते हैं तो उसको ही नाम दिया गया है क्या? पॉलीजोम्स या फिर पॉली राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसमें नोट कर लो। जब अनेक राइबोसोम्स एक साथ मिलकर एक रचना बनाते हैं, अनेक राइबोसोम्स एक साथ मिलकर एक रचना बनाते हैं तो उन्हें पॉली राइबोसोम्स या पॉलीजोम्स कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? पॉली राइबोसोम्स या पॉलीजोम्स। तब उन्हें पॉली राइबोसोम्स या पॉलीजोम्स कहते हैं। अब एक पॉइंट बनाकर लिखना भाई, मुख्य कार्य। आई होप सो अब तो समझ में आ गया होगा कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है। क्या होता है मुख्य कार्य दुर्गेश? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसमें मुख्य कार्य में लिख लेना एमिनो एसिड्स या एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स का प्रयोग करके, एमिनो एसिड्स का प्रयोग करके, एमिनो एसिड्स का प्रयोग करके प्रोटीन्स का संश्लेषण करना। एमिनो एसिड्स का प्रयोग करके प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये मुख्य कार्य होता है किसका? राइबोसोम्स का। एमिनो एसिड्स का प्रयोग करके प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, तो जल्दी से अपन एक बार रिवाइज कर लें धमाकेदार तरीके से। ठीक है, दिव्या, राइबोसोम्स की खोज किसने की? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, कहां पर उपस्थित होते हैं ये? मुख्य रूप से अंतः प्राद्रव्य जालिका पर। ठीक है, लेकिन कुछ कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? 70S और 80S। 70S कहाँ मिलते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और बैक्टीरिया की सेल्स में। विकसित अवस्था में सभी प्रकार की विकसित जीवित कोशिकाओं में, अब चाहे भले वो पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो। ठीक है। पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स में यह विशेषता पाई जाती है कि इनके अणु अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और एक संयुक्त संरचना का निर्माण करते हैं। वही संयुक्त संरचना कहलाती है पॉलीसोम्स। ठीक है, या फिर पॉलीराइबोसोम्स। याद हुआ? आगे चलें। अब रिवाइज करोगे तो भूलोगे नहीं, और रिवाइज नहीं करोगे तो तत्काल भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन करते चलो। आ रही है बात समझ में? याद है 18 घंटे वाला सिद्धांत रिवीजन का? किस किस को मालूम है? हमेशा बताते हैं, तुम्हें मालूम होगा। अब तुम भूल ही गए, इसी सिद्धांत को ही भूल गए। इससे बड़ी चीज क्या होती है? देखो, याद रखना इस सिद्धांत के लिए, ये जर्मन सिद्धांत है चीजों का, 18R सिद्धांत। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो, ठीक है, तो वो चीज आपके दिमाग में कितने घंटे के लिए होती है? 18 घंटे। 18 घंटे कंप्लीट होते होते उस कॉन्सेप्ट का आपके दिमाग में से क्षरण होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 18 घंटे कंप्लीट होने के पहले पहले वो कॉन्सेप्ट एक बार आप रिवाइज करो, चाहे भले आप कितने भी मेधावी क्यों ना हो, क्योंकि ह्यूमन हो, होमोसेपियंस ही हो ना, कि अन्य कोई जाति में हो, होमोसेपियंस ही हो ना सब। तो अगर होमोसेपियंस हो तो ये सिद्धांत आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है, और सिद्धांत क्या है? आपने कोई भी चीज पढ़ी, वो सिर्फ 18 घंटे आपके दिमाग में है। 18 घंटा कंप्लीट होने के पहले आपको रिवाइज करना, और अगर तुमने रिवाइज कर लिया तो ये चीज आपके दिमाग में 36 घंटे के लिए हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 36 घंटा कंप्लीट होने के पहले पहले तो तुम्हें रिवाइज करना है, और अगर तुमने 36 घंटा कंप्लीट होने के पहले रिवाइज कर लिया तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में 72 घंटे के लिए हो जाएगी। अब सिद्धांत क्या है कि 72 घंटा कंप्लीट होने के पहले फिर रिवाइज करो, तो वो कितनी देर के लिए हो जाएगी? 144 घंटे के लिए। नहीं है बात समझ में? अरिजीत, ठीक है। अब 144 घंटे के अंदर तुमने रिवाइज किया तो वो 288 घंटे के लिए तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएगी, और ऐसे दुगनी तरीके से फीड होती जाती है। और अगर तुमने कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे करते हुए 21 टाइम्स रिवाइज कर लिया, तो जब तुम्हारी आत्मा इस देह का त्याग करेगी, ठीक है, और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तब भी थोड़े थोड़े से ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। ठीक है, फिर व्यक्ति, कहने का मतलब क्या है, फिर व्यक्ति कॉन्सेप्ट कब भूलता है? मरने पर, या एल्जाइमर हो जाए। लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर एल्जाइमर भी हो गया ना बुढ़ापे में, और तुमने 21 बार रिवाइज किया है, तो वही बोलोगे बस। आ रही बात समझ में? इसीलिए कम से कम 4-5 बार रिवीजन तो किया करो। ठीक है, अगर निकलना है तो। ठीक है, नहीं निकलना तो फिर सब तो भीड़ का हिस्सा बने ही हुए हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में निकलना के लिए नहीं, रैंक लानी है अच्छी, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मेंस में भी जब आप कुछ लिखोगे, कितने कहना चाहिए, ऊट पटांग कहना चाहिए कि मेंस लिखने बैठ जाते हैं कि सर टेस्ट सीरीज, सर टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज दे भी तो एक ही पेपर में खुद से हो जाते। क्यों? क्योंकि यार आप लोगों को डिटेल नहीं आती चीज़ों की। समझना बात को, जब तक आप कॉन्सेप्ट की गहनता से पकड़ नहीं होगी, आप क्या लिखोगे बताओ आप? ये लिखने की स्पीड जो कम, अब देखो सभी को मालूम है पैटर्न कैसा है। पैटर्न बहुत इजी है। लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ज्ञान।
ज्ञान अगर आपके पास है, थोड़ा सा बस लिखना आप सीख गए, आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। लेकिन बस वही चीज़ है, ज्ञान अर्जित किया करो, पहले पहले ज्ञान अर्जित करो, ऑटोमेटिकली आपको लिखना आ जाएगा। और जब आपको लिखना आ गया तो ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाने हैं। समझना बात को, जब आपने ऐसी पकड़ बनाई, लिखने लगे आप चीज़ों के लिए, तो ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव लगाते चलना है। समझ रहे हो बात की? 2 किताबें साइमल्टेनियसली कंप्लीट करो। एक है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव और एक घटना चक्र। हालांकि कहना चाहिए घटना चक्र से आपको जो फायदा मिलेगा वो अभी अभी हम ही आपको पेपरों में दे देंगे, ठीक है, लेकिन ये आप अपने स्तर पर कंप्लीट कर लो, बहुत है ये, ठीक है। तो इसके लिए रुको नहीं कि यार जब हो जाएगा तब लगाएंगे, साथ साथ में लगाते चलो। समझ गए? आगे चलें अपन नेक्स्ट। अब तुम क्या पूछ रहे थे गजेंद्र? सेंट्रोजोम्स, सेंट्रियोल्स। चलो सेंट्रियोल्स पे भी आते, पहले हेडिंग डालो सेंट्रोजोम्स, या इसी को ही कहते हैं क्या, तारक काय। कुलदीप फोन उठाना हमारा। सेंट्रोजोम्स या तारक काय। इसमें लिखना, यह तारक काय, यह तारक काय एक गोलाकार रचना होती है तारक का एक गोलाकार संरचना होती है। देखो ये सेल है, सेल के बीच में क्या है, केंद्रक, ठीक है, और केंद्रक की बाहरी सतह पर अवस्थित होते हैं क्या, तारक का। इसमें लिखना है यह केंद्रक की बाहरी सतह पर, यह केंद्रक की बाहरी सतह पर मध्य में स्थित होते हैं ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बात को, ये कहना चाहिए मुख्य रूप से पाए जाते हैं किसमें, जंतु कोशिकाओं में, ठीक है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये शैवाल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखना है ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में एवं शैवाल व कवक में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में व शैवाल एवं कवक में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में व शैवाल एवं कवक में पाए जाते हैं। इसमें लिखना है ये सेंट्रोजोम स्पिंडल के आकार के कणों का बना होता है। स्पिंडल के आकार के कणों का बना होता है। इन कणों को ही सेंट्रियोल कहते हैं। अब समझे गजेंद्र, सेंट्रियोल से बना है क्या, सेंट्रोजोम। स्पिंडल के आकार के कणों का बना होता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बना है तुम्हारा, सेंट्रोजोम वो संरचना है जो कहां पर पाई जाती है, केंद्रक के बाहर की, जो कहना चाहिए कि केंद्रक कला है उस पर, अर्थात कोशिका के बीच में ये उपस्थित हो। केंद्रक कहां होता है, बीच में, ठीक है।
किसमें पाई जाएगी? सभी जंतु कोशिकाओं में होगा, ठीक है। और पादपों की बात करें तो पादपों में सिर्फ कवक और शैवाल में ये उपस्थित होंगे, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य चीज है हमारी, कि स्पिंडल के आकार के छोटे छोटे से कणों का बना होता है, ठीक है। उन कणों को कहा जाता है क्या? सेंट्रियोल। अर्थात सेंट्रियोल वह संरचना है जो बनाती है किसे? सेंट्रोसोम को। इसमें लिखना सेंट्रियोल के चारों तरफ, सेंट्रियोल के चारों तरफ स्वच्छ कोशिका द्रव्य, सेंट्रियोल के चारों तरफ स्वच्छ कोशिका द्रव्य का एक घेरा होता है। सेंट्रियोल के चारों तरफ एक स्वच्छ कोशिका द्रव्य का घेरा होता है। इस घेरे को सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। जहां पर ये सेंट्रियोल उपस्थित होता है, सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या होता है भाई? स्वच्छ कोशिका द्रव्य का घेरा होता है, और इस घेरे को क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। इस घेरे को सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। आईएमपी करके लिखना। इस संरचना का मुख्य कार्य, इस संरचना का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय, इस संरचना का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करना है। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करना है। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करना है, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय यह सेंट्रियोल दो भागों में बंट जाता है। कोशिका विभाजन के समय यही सेंट्रियोल दो भागों में बंट जाता है, और विपरीत ध्रुवों पर, दो भागों में बंट जाता है और विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाता है। दो भागों में बंट जाता है और विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाता है। अभी अपन पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस, जो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में मुख्य भूमिका निभाता है क्या? सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। क्या होता है ये? हालांकि अपन को कोशिका विभाजन में पढ़ना है, लेकिन अभी ये समझ लो कि जैसे जो पेरेंट सेल होती है, मुख्य सेल जिसका विभाजन होता है, डीएनए किस में रहता है? क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स का पार्टीशन होता है, ठीक है। तो ये कहना चाहिए, ये जो संरचना है ना आपकी सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ये क्या कर रहे हैं? विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए, और विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर ये बनाते हैं क्या? स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और जो जनक कोशिका होती है, पेरेंट कोशिका, पेरेंट कोशिका के जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये टूटते हैं और इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाती है। फिर ऐसे करते करते यही जो पेरेंट कोशिका है वो विभाजित होती है दो डॉटर सेल्स में। तो इस जनक कोशिका की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस में पहुंच गई? किस में पहुंच गई? डॉटर सेल्स में। ये हो गई पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के क्रोमोसोम कटे और किस में आ गए? डॉटर सेल्स में। तो ये जो विपरीत ध्रुवों पर जा रहे हैं ना क्रोमोसोम, ये किस फाइबर के रास्ते जा रहे हैं? स्पिंडल फाइबर। किस फाइबर के रास्ते जा रहे हैं ये भाई? स्पिंडल फाइबर के रास्ते ये विपरीत ध्रुवों पर जा रहे हैं। आई बात समझ में?
तो ये स्पिंडल फाइबर कौन बना रहा है? सेंट्रियोल। इसीलिए ये जो संरचना है ये हमेशा नहीं बनती, जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय ये संरचना बनेगी जिसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये संरचना बना कौन रहा है? सेंट्रियोल। क्लियर है? विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे और फाइबर बना देंगे। इस फाइबर पर क्या होगा? ये क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा और विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएगा। ठीक है? और विपरीत ध्रुव जब कन्वर्ट होंगे केंद्रक में तो यही इंफॉर्मेशन किसमें आ जाएगी? डॉटर सेल्स में। ठीक है? तो ये क्रिया कब होगी? कोशिका विभाजन के समय ये क्रिया होगी। समझ गए? इसलिए अभी इस लेवल पर तो आप लोग इतना याद रखो कि जब कोशिका विभाजन होता है तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण कहां किसके द्वारा होता है? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल संरचना ही कहलाती है सेंट्रोसोम्स। हम क्या पढ़ रहे थे? तारक काय। और तारक काय या सेंट्रोसोम्स बने काय के हैं? सेंट्रियोल के। ठीक है? और सेंट्रियोल की मुख्य क्रिया किस समय होती है? कोशिका विभाजन के समय। काय का निर्माण करती है? स्पिंडल फाइबर का। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे चले? चलो। बहुत सारे, लेकिन विभाजन के टाइम पर दो क्रियाएं करते हैं बस। नहीं नहीं, जब मैच्योर हो जाती है, मरने के पहले। ठीक है? नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है, हेडिंग डालो, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, इसमें लिखना लाइसोसोम्स की खोज, लाइसोसोम्स की खोज, लाइसोसोम्स की खोज डी डुबे ने की। दुबे नहीं है वो, डुबे है, डुबे। लाइसोसोम्स की खोज डी डुबे ने की और 1974 में इसी खोज के लिए 1974 में इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईएमपी करके लिखना। ये लाइसोसोम्स अधिकांशतः जंतु कोशिकाओं में, अधिकांशतः जंतु कोशिकाओं में एंजाइम्स बनाने वाली सेल्स में, अधिकांशतः जंतु कोशिकाओं में एंजाइम्स बनाने वाली सेल्स में, जैसे जैसे कहां कहां की सेल्स हो सकती है भाई? अग्नाशय, मस्तिष्क, थायराइड, अग्नाशय, मस्तिष्क, थायराइड और किडनी। अग्नाशय, मस्तिष्क, थायराइड एवं गुर्दे अर्थात किडनी। अग्नाशय, मस्तिष्क, थायराइड व गुर्दे में पाए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बना भाई? बताओ भाई, क्या कॉन्सेप्ट बनाया आप लोगों ने? जंतु कोशिका में एंजाइम्स बनाने वाली कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। और एंजाइम्स मुख्य रूप से कहां बन रहे हैं? अग्नाशय में, मस्तिष्क में, थायराइड में व गुर्दे में। ठीक है? आईएमपी करके लिखना। ये अधिकतर गोलाकार व अनियमित आकार के होते हैं।
इनकी आकृति थैलीनुमा होती है। कैसी होती है भाई इनकी आकृति? इनकी आकृति थैलीनुमा होती है। ठीक है, अब बात यह है कि इनका निर्माण कहां होता होगा। ये जो संरचना है इसका निर्माण कहां होता होगा? अभी लाइसोसोम्स की क्रियाएं अपन ने नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन लाइसोसोम्स बस अपन ने इतना पढ़ा है कि ऐसी जितनी भी सेल्स हैं जो एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं उनमें पाए जाते हैं क्या? लाइसोसोम्स। ठीक है, लेकिन लाइसोसोम्स की मुख्य क्रिया क्या होती है? क्रिया चलो बाद में अपन डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम्स बनते कहां हैं? दीपांशु, कहां बनते हैं लाइसोसोम्स? नहीं मालूम। कोई बायोलॉजी वाला? कोई होगा भी तो अब वो आर्ट्स का हो जाएगा या फिर वो कॉमर्स का हो जाएगा। हाँ, कहां? अरे बायो वाले, हाँ, कहां बनते हैं ये? वेरी गुड। इसमें लिखना इनका निर्माण गोल्जी काय व अंतः प्राद्रव्य जालिका में होता है। गोल्जी काय व अंतः प्राद्रव्य जालिका, गोल्जी काय व अंतः प्राद्रव्य जालिका में होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनते हैं। ठीक है, आईएमपी करके लिखना। इसमें बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम्स में। इसमें बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज। इसमें बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। ये सारे एंजाइम्स किसके हैं? लाइसोसोम्स के। ये सारी संरचनाएं किसमें पाई जा रही हैं? लाइसोसोम्स में। राइबोन्यूक्लियस एवं फॉस्फेटेज, ये भी कहना चाहिए एंजाइम है किसका? लाइसोसोम्स का। कौन सा? फॉस्फेटेज। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम्स हो गए भाई? प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और फॉस्फेटेज। ये सारी की सारी चीजें कहां पाई जा रही हैं? लाइसोसोम्स में। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, ये सभी चीजें या ये सभी तत्व अम्लीय अपघट्य कहलाते हैं। अम्लीय अपघट्य का मतलब है कहीं ना कहीं जो भी एसिड्स वगैरह होती हैं सेल्स में, उसके टूटने से ये एंजाइम्स बनते हैं। ये सभी तत्व अम्लीय अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर है? देखो, इन सभी तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अम्लीय अपघट्य। उसका कारण क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा, तुम लोगों को कोशिका द्रव्य और कहना चाहिए केंद्रक द्रव्य में अंतर तो क्लियर है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से कहते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और हमने उसकी संरचना भी देख ली कि उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। किसकी?
कोशिका द्रव्य की, कि कोशिका द्रव्य विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। सब चेक कर लिया था हमने। अब हम बात करते हैं कि जैसे एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर ये संरचना है कौन सी? लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स में इतने सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीएस, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और फॉस्फोटेस, है कि नहीं? अब क्या होता है, जब भी कोई ऐसा पदार्थ जो इसे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, जो कि किस रूप में हो सकता है? अम्ल के रूप में, एसिड के रूप में, और इसके बाहर की झिल्ली कैसी है? पारगम्य, मतलब बाहर से पदार्थ अंदर आ सकता है और अंदर से जा सकता है बाहर। जब भी कोई सा ऐसा पदार्थ कोशिका में प्रवेश करता है जो कोशिका को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? अपने अंदर के ये पूरे पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। और ये पदार्थ क्या है? अम्लीय अपघट्य, ठीक है। और मान लो कोई ऐसा पदार्थ कोशिका में अंदर प्रवेश कर गया है जो कोशिका को नुकसान पहुंचा रहा है, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे? लाइसोसोम्स अपने अंदर के ये सारे पदार्थ बाहर कुड़ेल देंगे। समझ रहे हो? और ये सारे पदार्थ की प्रकृति कैसी है? अम्लीय अपघट्य प्रकृति है। तो अम्लीय अपघट्य प्रकृति होने के कारण जब ये सारे पदार्थ इनको घेर लेते हैं, इस कण को घेर लेते हैं जो कोशिका को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, तो घेर कर इसको खत्म कर देंगे। उस बाहरी कण को घेर कर खत्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इस बीच में लाइसोसोम्स के पास तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। जब लाइसोसोम्स ने अपने अंदर का पूरे एंजाइम्स बाहर सिक्रीट कर दिए तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब उसके पास जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा? वो खुद मर जाएगा। लाइसोसोम्स खुद खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए लाइसोसोम्स को कहा जाता है क्या? आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाएगा लाइसोसोम्स के लिए? आत्महत्या की थैली। समझ रहे हो बात को? आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अम्लीय अपघट्य पदार्थ या एंजाइम्स जैसे प्रोटीएस, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और फॉस्फोटेस पाए जाते हैं। जब कोशिका पर कोई बाहरी संकट आता है या उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई पदार्थ कोशिका में प्रवेश करता है, तो ये अपने अंदर के सारे एंजाइम्स सिक्रीट कर देते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में इनके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। समझ गए बात को? इसलिए कोशिका को बचाने के लिए खुद को खत्म कर लेते हैं और कहलाते हैं क्या? आत्महत्या की थैली। क्लियर हुआ लाइसोसोम्स का कॉन्सेप्ट? आगे चले? चलो। हाँ, तो गोल्जी काय तो लगा ही है ना उनको बनाने में। अब खत्म हो जाएंगे तो गोल्जी काय फिर से इनको बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिख लिया ना, आत्महत्या की थैली कहलाते। नहीं लिखा? यहां तक लिखा है अम्लीय अपघट्य कहलाते। पैराग्राफ बदलकर लिखना, जब किसी कारण से लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, जब किसी कारण से लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बाहर निकलते हैं तो वे सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं। तो वे सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं। इससे कभी कभी कोशिका तक विखंडित हो जाती है। इससे कभी कभी कोशिका तक विखंडित हो जाती है
इसी कारण लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली या इसी कारण लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली या सुइसाइडल बैग्स कहलाते हैं। आत्महत्या की थैली या सुइसाइडल बैग्स कहलाते हैं। इतने में किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें, ठीक है। अब हाँ, ये तो गोल्जी काय ने इसको बनाया ही इस प्रकार से। गोल्जी काय में जब इनका निर्माण होता है तो इसी प्रकार से बनते हैं। अम्लीय प्रकृति इसके अंदर नहीं है, लेकिन कोशिका के अंदर अम्लीय कण आ रहे हैं जो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। और जब भी इनको कहना चाहिए इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई बाहरी व्यक्ति आया है जो कोशिका को नुकसान पहुंचाएगा, ये उल्टी कर देगा सारे एंजाइम्स की, और ये एंजाइम्स किस में घुलेंगे? कोशिका द्रव्य में। और उस बाहरी जो कहना चाहिए तत्व कोशिका में प्रवेश कर गया है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कोशिका के अन्य कोशिकांगों का भी विघटन हो जाता है और कोशिका भी खत्म हो जाती है। इसलिए ये खुद नहीं मरते, साथ में लेकर भी मरते हैं अन्य कोशिकांगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, ये लाइसोसोम्स अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इनका स्वरूप कैसा होता है? बहुत से स्वरूपों में ये पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स अनेक रूपों में पाए जाते हैं और इस लक्षण को ही लाइसोसोम्स की बहुरूपता, इस लक्षण को ही लाइसोसोम्स की बहुरूपता कहते हैं, क्योंकि इसके एक स्वरूप नहीं है अपितु बहुत सारे स्वरूप है। इसलिए लक्षण क्या कहलाता है भाई? लाइसोसोम्स की बहुरूपता। इसमें लिखना मुख्य रूप से ये चार प्रकार के हैं। मुख्य रूप से ये चार प्रकार के हैं। पहला लिखना प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा है द्वितीयक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा है अवशिष्ट काय, अवशिष्ट काय या इसे ही बोलते हैं रेसिडुअल। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय, और तीसरा है ऑटोफैगिक रिक्तिकाय या ऑटोफैगिक लिख लो आप बस। क्या हो गया ये? ऑटोफैगिक, ठीक है। ये चार प्रकार हो गए, कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, अवशिष्ट और ऑटोफैगिक, सॉरी, ऑटोफैगिक। ठीक है, क्योंकि अब इतना समझ में आने लगा होगा आपके कि इनका मुख्य कार्य क्या है। कोशिका के विभिन्न तत्वों का पाचन करना। तो नोट करके लिख लो, लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य, लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। क्या है मुख्य कार्य इनका? कोशिका के विभिन्न पदार्थों का
कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना, ये मुख्य कार्य होता है भाई किसका? लाइसोसोम्स का। कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। इसमें लिखना, इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। अब वे कौन कौन से अन्य कार्य हैं जो किए जाते हैं किसके द्वारा? लाइसोसोम्स के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, बाहरी कोशिकीय पदार्थों का, बाहरी कोशिकीय पदार्थ का पाचन, बाहरी कोशिकीय पदार्थ का पाचन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या बोला जाता है इंग्लिश में इसके लिए? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर मींस बाहर से अगर कोई सा पदार्थ अंदर आया है, ठीक है, तो उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, अब कोशिका की एक कहना चाहिए कि हैबिट होती है जिसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। बहुत ध्यान से समझो, अभी लिखो नहीं कुछ भी, जब हम बोलेंगे लिखने का तब लिखना। कौन सी एक्टिविटी होती है कोशिका में भाई? एंडोसाइटोसिस। कौन सी एक्टिविटी है? एंडोसाइटोसिस। ये एक मेन एक्टिविटी होती है कोशिका की, और इस एंडोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर के पदार्थ किसमें प्रवेश करते हैं? कोशिका में। आता होगा ना दिमाग में, अरे कोशिका को जब मालूम है ये पदार्थ जो है हमारे लिए हानिकारक है तो काय को खा रही है। ये एक्टिविटी ही है कौन सी? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में पदार्थ बाहर जाएंगे, अब बाहर जाएंगे तो कमी हो जाएगी, तो कुछ पदार्थ बाहर से अंदर भी खींच लेती है। तो इस कारण से क्या होते हैं, कभी कभी हानिकारक पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। उस एक्टिविटी को कहते हैं क्या? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के माध्यम से हानिकारक पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं किसमें? कोशिका। उसको खत्म करते हैं कौन? प्राथमिक लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? प्राथमिक। तो प्राथमिक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम्स खत्म कर देते हैं किसे? बाहरी पदार्थों को, और वे बाहरी पदार्थ कोशिका में आए हैं एंडोसाइटोसिस नामक विधि से। ठीक है, तो इसमें लिख लो, कोशिका एंडोसाइटोसिस द्वारा, कोशिका में एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ, एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ प्राथमिक लाइसोसोम्स की सहायता से, प्राथमिक लाइसोसोम्स की सहायता से, प्राथमिक लाइसोसोम्स की सहायता से पचते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम्स की सहायता से पचते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एक विधि तो तुम्हारी कौन सी हो गई? बाहरी कोशिकीय पदार्थों का पाचन। ठीक है, दूसरा इसका कार्य है अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन। क्योंकि कोशिका सारे के सारे पदार्थ तो बाहर से लेती नहीं है, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका स्व सृजित करती है, उनका भी पाचन करता है कौन? लाइसोसोम्स। इसका दूसरा पॉइंट लिख लेना, अंतः कोशिकीय तत्वों का पाचन।
अंतः कोशिकीय तत्वों का पाचन। इसमें लिखना, देखो कभी कभी होता क्या है, आप जो खाना वाना खाते हो वो कोशिका में ही जाकर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के रूप में संरक्षित हो जाता है कि नहीं, जिससे कि हम फूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आजकल चलन चल गया है डाइटिंग का। व्यक्ति खाना नहीं खाता, भूख लगी रहती और दुबला होने का प्रयास करता है, उससे कमजोरी आती है। दुबला तो होगा व्यक्ति लेकिन कमजोर भी हो जाए। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को या वजन को कम करने का प्रयास करोगे तो वजन तो कम होगा लेकिन एनर्जी भी आएगी। ठीक है, ये क्रिया यहीं पर होती है। क्या होता है, जब कोशिका को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो यही लाइसोसोम्स क्या करते हैं, यही लाइसोसोम्स कोशिका में जो पहले से संरक्षित कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, उसी का पाचन कर देते हैं। और उसका पाचन होने से एनर्जी जनरेट होती है। समझ रहे हो बात के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स कहां पर संरक्षित हुआ? कोशिका में। इससे कोशिका थोड़ी सी फूली, इससे व्यक्ति फूला। ठीक है, लेकिन जब उसने खाना नहीं खाया तो यही लाइसोसोम्स अपने अंदर के विभिन्न पदार्थों को उत्सर्जित करके पहले से ही संरक्षित कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का पाचन कर देते हैं, जिससे कोशिका में जो संरक्षित खाद्य है वो कम हो जाता है। और संरक्षित खाद्य की कमी से एनर्जी तो मिल जाती है तत्काल, लेकिन कोशिका जो है, कहना चाहिए कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो इसमें लिखना, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम्स, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम्स, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम्स कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का पाचन कर देते हैं। ठीक है, तो एक कार्य हो गया आपका बाहरी कोशिका के पदार्थों का पाचन, दूसरा कार्य हो गया अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन। तीसरा और बहुत खतरनाक कार्य कहलाता है ऑटोलिसिस। क्या होता है देवकी? क्या कहलाता है ये? ऑटोलिसिस। कोई बता सकता ऑटोलिसिस? समझा दिया है हमने। क्या होता है ये ऑटोलिसिस? हिंदी में इसको बोलते हैं हम आत्मलयन। ऑटोलिसिस या आत्मलयन। सिंपल, वेरी गुड। बाहर का कोई ऐसा पदार्थ जो कोशिका को नुकसान पहुंचाए, या फिर अगर लाइसोसोम्स, क्योंकि इसमें तो कब कौन सा कार्य करना है सब इसकी कोडिंग में है, जब कहना चाहिए इस बात का पता चल जाए इसके लिए कि कोई ऐसा पदार्थ है या कोई ऐसा पदार्थ बाहर से आया है या फिर कोशिका के अंदर ही सृजित हो गया है, जिससे कि कोशिका बहुत खतरनाक तरीके से संक्रमित हो चुकी है, और अगर ये संक्रमण बढ़ा तो अन्य कोशिकाओं को भी ये नुकसान पहुंचा देगी। याद है तुम लोगों को, सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक कोशिका यदि खराब हो गई है तो वो अन्य कोशिकाओं को भी डिस्ट्रक्ट करती जाएगी। और इसको ये चीज पता चल गई कि जिस कोशिका का ये हिस्सा है वो कोशिका पूरी की पूरी सड़ चुकी है।
तो ये पूरे पदार्थ निकालकर कोशिका को ही खत्म कर देगा। इस क्रिया को कहा जाता है क्या? ऑटोलिसिस। तो तीसरा कार्य लिखना इसका लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स कभी कभी स्वतः फटकर, लाइसोसोम्स कभी कभी स्वतः फटकर लाइसोसोम्स कभी कभी स्वतः फटकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। स्वतः फटकर रोगग्रस्त व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी नष्ट कर देते हैं। रोगग्रस्त व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी नष्ट कर देते हैं और इसे ही ऑटोलिसिस कहते हैं। किसको समझ में नहीं आया भाई? समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो लाइसोसोम्स में अकेला इतना पढ़ना कि लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली होते हैं और ये अपने पदार्थों को उत्सर्जित करके कोशिका में जो बाहरी संरचना या बाहरी नुकसानदायक पदार्थ आ रहा है उसको समाप्त कर देते, वो जमाने गए। ठीक है। अब लाइसोसोम्स के बारे में विविधता से या हर एक कोशिकांग के बारे में विविधता से आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो लाइसोसोम्स की संख्या एक नहीं होती, अपितु इनके 4 प्रकार होते हैं। कहाँ बनते हैं ये? गोल्जी काय और अंतः प्राद्रव्य जालिका में बनते हैं। ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि इनमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। उन एंजाइम्स की मदद से ये बाहर से आए संक्रमित पदार्थ या अंदर सृजित संक्रमित पदार्थ या संक्रमित कोशिका सभी को मार देते हैं, लेकिन मारने की प्रक्रिया में स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सुइसाइडल बैग्स। समझ गए बात को? ठीक है। आगे चले। अब हेडिंग डालो आप लोग, प्लास्टिड्स या लवक। प्लास्टिड्स या लवक। ठीक है। एक बार ध्यान से इसकी आकृति चेक कर लेते हैं प्लास्टिड्स की। किस प्रकार के होते हैं ये प्लास्टिड्स? और प्लास्टिड्स सिर्फ काम में आते हैं कहां पर, या कहां पर उपस्थित होते हैं ये ज्यादातर क्या पादप कोशिकाओं में ही ये उपस्थित होते हैं। इसमें लिखना लवक सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। काय में उपस्थित है भाई? ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये गोलाकार
या चपटे आकार के रंगीन व रंगहीन होते हैं। गोलाकार व चपटे आकार के रंगीन व रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये संरचना होती है किसकी? प्लास्टिड्स की। ठीक है, गोलाकार होते हैं, चपटे आकार के होते हैं, कभी रंगहीन होते हैं और कभी कभी रंगीन होते हैं। इसमें लिखना आईएमपी करके, वर्ष 1865 में हैकेल ने, वर्ष 1865 में हैकेल ने प्लास्टिड्स की खोज की थी। 1865 में हैकेल ने प्लास्टिड्स की खोज की थी, परंतु प्लास्टिड्स शब्द का प्रयोग, प्लास्टिड्स शब्द का प्रयोग W.S. शिम्पर, प्लास्टिड्स शब्द का प्रयोग W.S. शिम्पर ने पहली बार किया था। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग W.S. शिम्पर ने पहली बार किया था और रंग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर इनके प्रकार कितने हैं? रंग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना, कौन सा है भाई? हरित लवक। पहला पॉइंट लिखना, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसमें डैश लगाकर लिख दो, ये हरे रंग का होता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग का होता है। दूसरा है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, इसमें लिखना ये रंगीन होता है। ये रंगीन होता है। और तीसरा पॉइंट बनाकर लिखना भाई, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, इसमें लिखना ये रंगहीन होता है। हरित लवक में कौन सा रंग होता है भाई? हरा। ठीक है, वर्णी लवक विभिन्न रंगों का होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की तो ये रंगहीन होता है। ठीक है, तो लवक कितने प्रकार के हो गए? 3। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, विभिन्न प्रकार के लवक, विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हरा टमाटर व हरी मिर्च पहले कैसी होती है? हरे रंग की। ठीक है, इसमें लिखना हरा टमाटर व हरी मिर्च में क्लोरोप्लास्ट होता है। हरा टमाटर व हरी मिर्च, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं इसलिए इनमें क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट होता है।
वह टमाटर पकने के बाद, टमाटर पकने के बाद और पकी मिर्च में क्रोमोप्लास्ट होने लगता है। टमाटर पककर कैसा हो जाता भाई? लाल। और मिर्च पककर भी कैसी हो जाती है? लाल। ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। ये किस में परिवर्तित हो जाता है भाई? क्रोमोप्लास्ट। देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि ये हरे हैं, कच्चा टमाटर हरा, हरी मिर्च हरी, तो कौन सी तत्व है उसमें? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जब ये पक जाते हैं दोनों चीजें तो लाल हो जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा तत्व आ जाता है उसमें? क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट परिवर्तित भी हो जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना। एक पॉइंट बना लो आप लोग ऐसे, देखो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और ये सभी तत्व एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है ल्यूकोप्लास्ट में, और ये चक्र निरंतर जारी रहता है। अभी आपने एग्जाम्पल देखा किसका? हरा टमाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लाल टमाटर। जैसे मिर्ची है, हरी मिर्च कन्वर्ट हो गई किसमें? लाल मिर्च में। जब वो और ही भयंकर सूख जाए तो सफेद सी हो जाती है कि नहीं? पीली पीली सी। ठीक है, तो वो चीज क्या है? वो कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, बन गया। अब सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग क्लोरोप्लास्ट। यही हेडिंग डाल लो, क्लोरोप्लास्ट। इसी से अपन शुरू करते हैं। क्या है ये क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट, इसमें लिखना, ये हरे रंग के लवक होते हैं। ये हरे रंग के लवक होते हैं। कौन सा रंग होता है इनका भाई? हरा। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनके हरे रंग इनके हरे रंग का कारण इनमें उपस्थित पर्णहरित या क्लोरोफिल है। इनके हरे रंग का कारण इनमें उपस्थित पर्णहरित या क्लोरोफिल है। बैक्टीरिया नील हरित शैवाल, लाल शैवाल एवं कवक को छोड़कर, कौन कौन से तत्व हो गए भाई? बैक्टीरिया नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल मतलब रेड एल्गी। ठीक है, एवं कवकों को छोड़कर, कवक मतलब फंगस, कवकों को छोड़कर सभी पौधों की हरी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। कवकों को छोड़कर सभी पौधों की हरी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। और पौधे के वे सभी भाग जो प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश में मतलब जहां जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, पौधों के वे सभी भाग जो प्रकाश में होते हैं
बस उन्हीं स्थानों पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बस उन्हीं स्थानों पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में ये बहुतायत में होते हैं। बहुतायत मीन्स बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। हरी पत्तियों में ये बहुतायत में होते हैं और कुछ मात्रा में तने व हरे भाग में होते हैं। कुछ मात्रा में तने व हरे भाग, कुछ मात्रा में तने व हरे भाग में होते हैं। इसमें लिखना है ये हरित लवक, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित अर्थात पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण व फोटोसिंथेसिस से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? हरा रंग। और हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है किसमें मदद करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये चीज मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर, क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर दो झिल्लियां होती हैं। बीच में क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर क्या होती हैं? दो झिल्लियां होती हैं। ये वसा प्रोटीन की बनी होती है। काय की बनी है भाई? ये दो झिल्लियां वसा और प्रोटीन, मतलब फैट भी है इसमें और प्रोटीन्स भी है। ये वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है और झिल्लियों से घिरे हुए, झिल्लियों से घिरे हुए इस अर्ध तरल पदार्थ को, झिल्लियों से घिरे हुए इस अर्ध तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। झिल्लियों से घिरे हुए इस अर्ध तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है भाई? स्ट्रोमा। झिल्लियों से घिरे हुए इस अर्ध तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहलाता है ये पदार्थ? स्ट्रोमा। मतलब आप ध्यान से देखो, क्लोरोप्लास्ट मेन तत्व है, लेकिन जब ये मेन तत्व किससे घिरा हुआ है? दो झिल्लियों से। और वो झिल्ली काय की बनी हुई है? वसा की बनी है और प्रोटीन की बनी हुई है। तो प्रोटीन और वसा से बनी हुई झिल्ली से जब ये भाग घिरा हुआ रहता है तो इसे ही क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कोई फर्क नहीं है क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा बस क्या है? क्लोरोप्लास्ट जब झिल्लियों से घिर जाए तो उसका नाम पड़ जाता है क्या? स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर ही लैमेला,
नामक संरचना होती है, स्ट्रोमा के अंदर ही लैमेला नामक संरचना होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम पटलिकाएं। क्या कहा जाता है भाई? पटलिकाएं। और ये किसके अंदर होती है? स्ट्रोमा के। देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहा गया? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो संरचना होती है उसको बोलते हैं क्या? लैमेला या पटलिकाएं। इसमें लिखना ये पटलिकाएं विभिन्न स्थानों पर सिक्कों के ढेर जैसी रचनाएं बनाती है। ये पटलिकाएं विभिन्न स्थानों पर सिक्कों के ढेर विभिन्न स्थानों पर सिक्कों के ढेर जैसी संरचना बनाती है। यह संरचना ग्रैनम कहलाती है। क्या बोला जाता है भाई इस संरचना को? ग्रैनम। GRANUM। इस संरचना को ग्रैनम कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर लैमेला। ठीक है, अब लैमेला एक के ऊपर एक जम जाते हैं और सिक्कों के ढेर जैसी संरचना बनाते हैं। सिक्कों के ढेर जैसी इस संरचना को ही कहते हैं क्या? ग्रैनम। देखो स्ट्रोमा, इस इमेज में देखो स्ट्रोमा, देखो ये पूरा का पूरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्लियां हैं, दो झिल्लियों के बीच में जो पूरा क्षेत्र क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बना हुआ है किससे? लैमेला, या इसी को बोलते हैं ल्यूमेल। ठीक है, लैमिना बहुत सारे होते हैं और ये सिक्के जैसी जमे हुए दिख रहे हैं कि नहीं? सिक्के जैसी आकृति बनाते हैं और उसी आकृति को कहा जाता है ये क्या? ग्रैनम। अब आ गई बात समझ में? इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट बनाकर, प्रत्येक ग्रैनम सिक्के के ढेर जैसा दिखाई देता है और इसकी एक संरचना देखो जैसे ये एक संरचना हो गई ना, ये वाली जो सिक्के जैसे ढेर से बने हुए हैं, इसकी मात्र एक संरचना, इसकी एक संरचना ग्रैनम लैमेली कहलाती है। देखो ये पूरे के पूरे जो सिक्के जैसी आकृति के तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होगा? ग्रैनम। ग्रैनम बहुत सारी छोटी छोटी सी इकाइयों का बना है, लेकिन उसकी सिर्फ एक यूनिट क्या कहला रही है? ग्रैनम लैमेली। ये एक यूनिट इनमें की क्या कहला रही है? ग्रैनम लैमेली। एक संरचना मात्र क्या कहला रही है? ग्रैनम लैमेली कहते हैं। इसे ही थ्यूलाकॉइड, ये लिखा हुआ है, इसे ही थ्यूलाकॉइड भी कहा जाता है। इसे ही थ्यूलाकॉइड भी कहा जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रैनम होते हैं। मतलब इन ग्रैनम की संख्या कितनी होती है? लगभग 40 से 60 तक की। लगभग 40 से 60 ग्रैनम होते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, इसके मध्य क्लोरोफिल एवं फॉस्फोलिपिड्स के स्तर होते हैं। इसके बीच में क्या होता है? क्लोरोफिल व फॉस्फोलिपिड्स के स्तर होते हैं। देखो ये ग्रैनम हो गए, ग्रैनम और थैलाकॉइड क्लियर।
ग्रेनम क्या हो जाएंगी, सिक्को जैसी बहुत बड़ी आकृति, ठीक है, और इनकी एक आकृति का नाम क्या है, थैलाकोइड। अब इनके बीच में जितना भी स्पेस है, इन स्पेस में क्या होते हैं, क्या होते हैं, गुड, इसमें लिखना इनके बीच क्लोरोफिल और फॉस्फोलिपिड्स के स्तर होते हैं। क्लोरोफिल और फॉस्फोलिपिड्स, इनके बीच क्लोरोफिल व फॉस्फोलिपिड्स के स्तर होते हैं। और ये मैग्नीशियम के परमाणुओं के द्वारा, मैग्नीशियम के परमाणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन सा तत्व जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो कौन सा है, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम के परमाणुओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैग्नीशियम के परमाणु के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देख लिया, इमेज क्लियर। ग्रेन्यूल बता दोगे क्या होता है, थैलाकोइड बता दोगे क्या होता है, बीच में जो पदार्थ भरा रहता है वो कौन सा है, क्लोरोफिल और फॉस्फोलिपिड्स। वापस चले अपन, चलो अब देखना ध्यान से। इसमें एक पॉइंट बनाकर लिखना, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 75% क्लोरोफिल ए का, 75% क्लोरोफिल ए का और 25% क्लोरोफिल बी का बना होता है। ठीक है, एक जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 75% क्या है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, और 25% क्या है, क्लोरोफिल बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, यह क्लोरोफिल ए नीले रंग का होता है। क्लोरोफिल ए का कहना चाहिए कि रंग कैसा है, नीले रंग का होता है। C55 H72 O5 N4 मैग्नीशियम। ये रासायनिक सूत्र है किसका, क्लोरोफिल ए का। C55 H72 O5 N4 और मैग्नीशियम। ठीक है, जबकि क्लोरोफिल बी की यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्लोरोफिल बी हरा काला रंग का मिक्सचर होता है। क्लोरोफिल बी जो है वो कैसा होता है, हरे काले रंग का मिक्सचर होता है। C55 H70 O6 N4 मैग्नीशियम, ये रासायनिक सूत्र होता है किसका, क्लोरोफिल बी का। C55 H70 O6 N4 मैग्नीशियम। इसके बाद कैरोटीन, ठीक है, ये भी रंगीन तत्व होता है। ठीक है, कैरोटीन में लिखना यह नारंगी रंग का होता है। कैसा रंग होता है कैरोटीन का,
यह नारंगी रंग का होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है C40H56। ये हो गया भाई इसका रासायनिक सूत्र, किसका? कैरोटीन का। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो होता है जेंथोफिल। इसके अतिरिक्त क्या उपस्थित होता है इसमें? जेंथोफिल। और जेंथोफिल होता है पीले रंग का। इसलिए पत्तियां सूखकर पीली होती हैं कि नहीं? किसके कारण? जेंथोफिल। C40H56O2। अब ध्यान से देखो आप, कैरोटीन नारंगी रंग का होता है, ठीक है, C40H56। जेंथोफिल पीले रंग का होता है, C40H56 और O2। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वही जो कहना चाहिए कि नारंगीपन है वो कैसा पड़ जाएगा? पीला। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, हरे पौधे या हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है भाई? प्रकाश संश्लेषण, अर्थात फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करता है। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अब तुम लोगों ने वो संरचना तो देख ही ली जिसको कहा जाता है क्या? ग्रेना, जो सिक्के के रूप में जमे होते हैं। अब भी देखी कि नहीं? तो अपने नोट्स में लिखना, फोटोसिंथेसिस की यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संचालित होती है। कहां चल रही है ये क्रिया? क्लोरोप्लास्ट की कौन सी संरचना है? ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संचालित होती है। अभी देखा था कि नहीं? जो सिक्के के जैसे जमे थे, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संचालित होती है। वह अप्रकाशिक क्रिया, ये तो प्रकाश वाली क्रिया हो गई, ठीक है, लेकिन इसके बाद दूसरी क्रिया होती है जिसको कहा जाता है अप्रकाशिक क्रिया। अप्रकाशिक क्रिया स्टोमा में संचालित होती है। अप्रकाशिक क्रिया स्टोमा में संचालित होती है और प्रकाशिक क्रिया किसमें? ग्रेना। अप्रकाशिक क्रिया स्टोमा में संचालित होती है। परिणाम स्वरूप भोजन व कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। क्या निर्मित होता है? भोजन व कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। भोजन व कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इसमें लिखना, इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट म्यूटेशन में भी भाग लेता है। ये तो भोज्य पदार्थों का निर्माण तो कर ही रहा है, लेकिन वो कोशिका जब बढ़ती है सॉरी, कोशिका जब बढ़ती है मतलब मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो म्यूटेशन की क्रिया में भी भाग लेता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोग लिख लेना, इसके अतिरिक्त यह म्यूटेशन की क्रिया में भी भाग लेता है। इसके अतिरिक्त यह म्यूटेशन की क्रिया में भी भाग लेता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में मुख्य क्रिया कौन सी हो गई? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस हो गए, एक लाइट की उपस्थिति में होगा जो ग्रेना नामक स्थान पर संचालित होगा, और दूसरा डार्क रिएक्शन होगा जो स्टोमा नामक स्थान पर संचालित होगा। कॉन्सेप्ट बना? ठीक है। अब यदि हम देखें कि ये कितने सारे पदार्थों का बना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो क्लोरोफिल ए जो नीले रंग का होता है, फिर होता है क्या भाई? क्लोरोफिल बी जो हरे काले से रंग का होता है, फिर होता है कैरोटीन नारंगी से रंग का, उसके बाद जैंथोफिल पीले से रंग का होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस क्रिया में क्या होता है? सूर्य के विकिरण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लाइट रिएक्शन होता है प्रकाश की उपस्थिति, वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना नामक स्थान पर संचालित होगा, और जो अप्रकाशिक रिएक्शन होगा जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है वो स्टोमा नामक स्थान पर होगा। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होगा? सूर्य प्रकाश का प्रयोग करके रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन का निर्माण होता है। वो भोजन किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज के रूप में। क्लियर? चलो अब पॉइंट बनाकर लिखो आप लोग, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो हो गया, अब हेडिंग डालो आप लोग क्रोमोप्लास्ट। बढ़ना, मल्टीप्लाई। क्रोमोप्लास्ट इसमें लिखना ये नारंगी, पीले, भूरे एवं लाल रंग, नारंगी, पीले, भूरे एवं लाल रंग, नारंगी, पीले, भूरे एवं लाल रंग के होते हैं, और इनमें स्ट्रोमा नहीं होता। इनमें स्ट्रोमा नहीं होता, जबकि स्ट्रोमा किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्रोमोप्लास्ट में नहीं होता। इनमें स्ट्रोमा नहीं होता। ये पुष्पों में एवं रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये पुष्पों में व रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। पुष्पों में रहेंगे ये, और कहां पर रहेंगे? जो रंगीन फल रहते हैं उनकी सेल्स में रहते हैं। पुष्पों में व रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। इसके कारण ही पुष्प का रंग चमकीला होता है। पुष्पों का रंग चमकीला होता है, और कीट परागण में ये सहायक होते हैं। पुष्पों का रंग चमकीला होता है और कीट परागण में ये सहायक होते हैं। कीट परागण तो जानते होंगे ना, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन जो कीट होते हैं ना, वो जो ट्रांसफर करते हैं किसका? पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, जिससे पुष्प जो है कन्वर्ट होता है किसमें? फल में।
नेक्स्ट, इसके बाद लिखना ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें लिखना ल्यूकोप्लास्ट में ये रंगहीन एवं अनियमित आकार के होते हैं। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, रंगहीन व अनियमित आकार के होते हैं। ये रंगहीन व अनियमित आकार के होते हैं। ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, अर्थात जड़ों में इनकी उपस्थिति होती है। कहां पर पाए जाएंगे ये अधिकांशतः? जड़ों में। जड़ों में इनकी उपस्थिति होती है। सूर्य के प्रकाश में ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, सूर्य के प्रकाश में ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं छोटे और एक होते हैं बड़े। इसमें लिखना बड़े आकार के ल्यूकोप्लास्ट, बड़े आकार के ल्यूकोप्लास्ट शर्करा को मंड में, बड़े आकार के ल्यूकोप्लास्ट शर्करा को मंड में परिवर्तित कर देते हैं। मंड मतलब स्टार्च, शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें लिखना कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट के विभिन्न प्रकार होते हैं। कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला, ठीक है, पहला प्रकार है इनका कौन सा? एमाइलोप्लास्ट। पहला प्रकार है कौन सा इनका? एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, इसमें लिखना ये शर्करा को किसमें? अभी पढ़ाया है स्टार्च में। ये शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करके अपने अंदर संरक्षित कर लेते हैं। शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करके अपने अंदर संरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, इनका जो दूसरा प्रकार है वो कहलाता है एलायोप्लास्ट। क्या बोला जाता है भाई इसके लिए? एलायोप्लास्ट। इसमें लिखना ये बीजों में पाए जाते हैं। किस में पाए जा रहा है ये? बीजों में। बीजों में पाए जाते हैं और वसा का संचय करते हैं। ये बीजों में पाए जाते हैं और वसा का संचय करते हैं। कौन सा? एलायोप्लास्ट। बीजों में पाए जाते हैं और वसा का संचय करते हैं। कौन सा? एलायोप्लास्ट। इसके बाद है प्रोटीनोप्लास्ट। कौन सा तत्व है भाई? प्रोटीनोप्लास्ट। इसमें लिखना ये भी बीजों में पाए जाते हैं और इनमें प्रोटीन का संचय होता है। ये भी किसमें उपस्थित होता है भाई? बीजों में। और इसमें भी प्रोटीन का संचय होता है।
ये भी बीजों में पाए जाते हैं व इनमें भी प्रोटीन का संचय होता है। तो आज हमारा बहुत ही आवश्यक सेक्शन जो है निपटा है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, राइबोसोम्स, उसके बाद सेंट्रोसोम्स, फिर लाइसोसोम्स। क्लियर है? तो कौन कौन सी संरचनाएं अपन ने निपटाई आज, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, उसके बाद लवक। क्लियर है? इतना आप लोग अच्छे से निपटा लेना, ठीक है? मतलब ईमानदारी से इसको रिवाइज करो। इसके अलावा तुम्हें ना तो किसी किताब की आवश्यकता पड़नी है